Assalamu alaikum. This is for MCAT Mock 2 solutions. आंसर्स हैं उन तमाम क्वेश्चंस के केमिस्ट्री के जो हमने सेकंड मॉक में लिए आपसे एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपकी कंफ्यूजन अगर कोई है तो दूर हो जाए. So starting with the first one, which is the question 81 of the paper. और उसमें कहा गया 4.0 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर heated copper to oxide. What is the volume of nitrogen formed when measured at same temperature and pressure as the ammonia? खास बात ये है कि इस रिएक्शन की इक्वेशन आपको ये गिवन थी और आपको सिर्फ ये देखना था व्हाट इज द मोल रेशियो बिटवीन अमोनिया एंड नाइट्रोजन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गैलोसॉक प्रिंसिपल जो मोल रेशियो है वही वॉल्यूम रेशियो होता है फॉर गैसेस. तो अमोनिया के 2 हैं और नाइट्रोजन का 1 है. इट मीन्स इनका रेशियो ये है कि अमोनिया के जितने मोल्स होंगे नाइट्रोजन के मोल उससे आधे हो जाएंगे. तो अगर अमोनिया के 2 हैं और नाइट्रोजन का 1 है, तो अगर अमोनिया के 4 होंगे तो नाइट्रोजन के उससे आधे होंगे, यानी कि 2 डेसीमीटर क्यूब. So if you have 4 decimeter cube ammonia, you will have 2 decimeter cube of nitrogen, and this 2 decimeter cube is my answer D. Which has the least mass? 4 चीजें दी गई हैं और आपसे पूछा है सबसे कम मास किसका है. सबके मोलर मासेस गिवन है. तो फर्स्ट वन इज 0.1 मोल SiO2. अब SiO2 में जो मोलर मास निकलेगा वो निकलेगा सिलिकॉन 28 है, ऑक्सीजन 16 + 16 32 है, तो ये 60. तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 60 ये हो गया 6 ग्राम. दैट इज ऑप्शन ए. फिर ऑप्शन बी में 0.5 मोल ऑक्सीजन है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 32 आंसर आएगा 16 ग्राम. फिर तीसरे नंबर पर है 0.5 मोल्स ऑफ लिथियम. अब 0.5 मोल लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 ग्राम आएगा. और फिर डी है 1 मोल अमोनिया. 1 मोल अमोनिया. सो अमोनिया का मास है 17, तो ये हो गया 1.1 मोल नहीं है बल्कि अमोनिया का तो 1 मोल ही है, तो 1 मोल का मतलब तो सीधा सीधा 17 ग्राम हो गया. तो अब सबसे कम मास जो है जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है वो ऑप्शन सी का है, दैट इज 3.5. फिर हमारा 83 क्वेश्चन है. इसने कहा हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड. दिस इज द स्लो रिएक्शन और इक्वेशन गिवन है, रिएक्शन की इक्वेशन गिवन है, दैट इज दिस वन. और हमसे कहा गया है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ आयोडीन वेपर्स वर मिक्स्ड एंड अलाउड टू रिएक्ट. इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल. और आफ्टर t सेकेंड्स 0.4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिमेन. 30 सेकंड गुजरने के बाद हाइड्रोजन में से 0.4 मोल रह गए, तो बताइए आयोडीन में से कितने रह जाएंगे. जब ये दोनों का रेशो भी सेम है, दोनों के इनिशियल मोल भी सेम है, तो अगर हाइड्रोजन का 0.4 बचेगा यानी उसका 0.6 रिएक्शन कर लेगा, तो आयोडीन के साथ भी यही होगा. तो अगर इसका 0.4 बचेगा तो इसका भी 0.4 बचेगा. सो ये आंसर हो गया ऑप्शन बी. फिर हमने कहा व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम क्लोराइड मेल्ट्स. सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, अगर वो मेल्ट होता है तो क्या होता है. ये कहना कि कोवलेंट कंपाउंड इन अ जायंट लेटस आर ब्रोकन, जब वहाँ कोवलेंट बॉन्ड है ही नहीं तो ब्रोकन कहाँ से होंगे. इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द एटम्स, ऐसा कुछ नहीं होता. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस आर ओवरकम. ये है सही जवाब. आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मेल्ट होने पर वो ओवरकम हो जाती हैं और सॉलिड जो है वो लिक्विड हालत में आ जाता है. लास्ट ऑप्शन सेंसलेस है कि मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड इनटू आयंस. आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स नहीं होते. 85 विच सब्सटेंस हैज मेटालिक बॉन्डिंग. आपको ABCD में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं. ये 4 ऑप्शंस में बताया गया है कि कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जब वो सॉलिड और लिक्विड हो, और कौन जब ऑक्सीजन से मिले तो जो प्रोडक्ट बनता है उसकी स्टेट क्या होती है. तो याद रहे मेटालिक सब्सटेंस में खूबी ये है कि वो हर हाल में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, पहली बात.
दूसरी बात, मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं तो वो ऑक्साइड सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो अब ये खूबी ऑप्शन ए में नज़र आ रही है कि वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज सॉलिड, व्हेन इट इज लिक्विड, और जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाता है यानी ऑक्साइड, तो वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो फिर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 86 में कहा है गैस सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ईच ऑफ द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर रूम, ईच सिलेंडर कंटेन्स अ डिफरेंट गैस स्टोर्ड अंडर द सेम प्रेशर, the gases are released at exactly the same time, which will gas will reach the center of the room first। भाई जिस गैस का मोलर मास कम होगा वो ज़्यादा स्पीड से डिफ्यूज़ करेगी और वो पहले सेंटर तक पहुंच जाएगी। तो जो चार गैसेस आपको दी गई हैं, चारों के मोलर मास निकालिए। अमोनिया का 17 होता है, ऑर्गन का 40 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का 28 होता है, क्लोरीन का 71 होता है। तो सबसे कम अमोनिया का है 17, इसलिए वो सही जवाब है, आंसर है ए। 87 में हमें एक सवाल यूँ दिया गया है कि भाई टेबल contains the information about the physical properties of element क्लोरीन, कॉपर एंड आयरन। और उन तीनों में क्या किया गया है कि क्लोरीन, कॉपर, आयरन तीनों में अगर बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है तो मेल्टिंग पॉइंट छुपा लिया है, मेल्टिंग दिया गया है तो बॉइलिंग छुपा लिया है। तो और उसके बाद ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप बताइए ये वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। तो जनाब ऐसा है कि सबसे पहली बात आपके सामने क्लोरीन है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है -101 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बॉइलिंग है। और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है उन्होंने आप सॉरी मेल्टिंग दिया है और बॉइलिंग आपसे छुपा लिया है। ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग उन्होंने आपसे छुपा ली, उसका नाम लिख दिया है W। इसी तरह फिर आपके पास है कॉपर, उसका मेल्टिंग छुपा लिया है और बॉइलिंग बता दिया है 2582। फिर उसके बाद है आयरन, उसका मेल्टिंग बता दिया है और बॉइलिंग छुपा दिया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई मेल्टिंग पॉइंट हर चीज़ का कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा होगा। सो बॉइलिंग की वैल्यू मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू से ज़्यादा होती है, बस एक ये बात याद रख लें, मसला हल हो जाएगा। अब आप ऑप्शंस में देखिए, W की वैल्यू -101 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब W की वैल्यू में जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं वो 3 में -34 है और एक में 445 है। अच्छा, तीनों ही 100 एंड -101 से ज़्यादा है, लेकिन इतनी अकल तो आपको है कि क्लोरीन गैस है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 445 तो नहीं हो सकता, उसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से पहले ही होगा, तो -34 ही सही जवाब होगा। तो वो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। अच्छा, एक्स की वैल्यू मेल्टिंग पॉइंट है जो कि 2582 से तो कम होगी, लेकिन होगी ज़्यादा ही क्योंकि कॉपर माशाल्लाह मेटल है। तो अगर हम ये ऑप्शन देखें तो सी और डी में ऑप्शन दिया हुआ है 2887 जो कि बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो हमारा सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। अब 1083 ए में भी है, बी में भी है, तो या ए है या बी है। अब फाइनल चीज़ तय होगी आयरन से। आयरन का बॉइलिंग पॉइंट 1539 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ऑप्शन बी में वो है 2887। तो अगर आप ऑप्शन बी देखें तो उसके तीनों जवाब हमारी कंडीशंस के एन मुताबिक हैं। डब्ल्यू की वैल्यू -34 है जो क्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट हो सकती है, क्योंकि क्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट -101 से ज़्यादा होना चाहिए। एक्स की वैल्यू 1083 है जो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है, जिससे उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, जो कि ये हो रहा है। और आयरन की वैल्यू 2887 है जो उसके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होनी चाहिए, और ये वो कंडीशन भी पूरी कर रही है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 88. Which molecule contains 3 shared pair of electron between 2 of its atom? यानी कि इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो वो नाइट्रोजन है, ऑप्शन डी। फिर है विच कंपाउंड हैज अ बॉइलिंग पॉइंट दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से कौन से कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा उस कंपाउंड में होती है जिसमें ऑक्सीजन जैसा एटम हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच हो। तो माशाल्लाह तीनों चारों ऑप्शन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप ए ऑप्शन बनाएं तो वो इथेनॉल है, पूरा आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड कार्बन से बन रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ नहीं लगा हुआ। इसी तरह ऑप्शन बी में मीथोऑक्सी मीथेन है, इसमें भी ऑक्सीजन का 2 कार्बन के बीच में है। इसी तरह सी एस्टर है, एस्टर में भी कोई
ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच नहीं है। तो ऑप्शन डी है जिसमें मिथेनॉइक एसिड है और उसमें एक हाइड्रोजन ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है ओवर हियर। सो इसका मतलब है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और यही हमारा सही जवाब है। 90 में कहा है विच मॉलिक्यूल हैज नो ओवरऑल डायपोल मोमेंट या नॉट ओवरऑल डायपोल, यानी जिसकी डायपोल मोमेंट नहीं है। तो भाई बात ये है जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रखता होगा और जिसमें एक ही जैसे एटम सेंट्रल एटम को सराउंड किए होंगे। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल है उसमें आप देख रहे हैं ABC तीनों में कार्बन के साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ कार्बन और क्लोरीन का जो डायपोल बॉन्ड होगा उसकी डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हो पाएगी। लेकिन CCl4 में कार्बन के चारों तरफ क्लोरीन है जो एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर देंगे। तो ऑप्शन डी की ओवरऑल कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगी। सो डी इज द राइट आंसर फॉर 90। 91 में हमने कहा था एनर्जी डायग्राम रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट बोथ विद ए कैटलिस्ट एंड विदाउट ए कैटलिस्ट। और फिर उन्होंने पूछी एंथैल्पी चेंज फॉर द कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो याद रहे एंथैल्पी चेंज का कैटलिस्ट के होने या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसे सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है, क्योंकि चाहे कैटलिस्ट हो या ना हो एंथैल्पी चेंज वही रहती है और एंथैल्पी चेंज है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंथैल्पी का डिफरेंस। तो अगर आप इस डायग्राम को देखिए, जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको दी गई है, तो उसमें यहाँ रिएक्टेंट है और यहाँ प्रोडक्ट है। और फिर उन्होंने ये कहा है कि ये एक एनर्जी का डायग्राम विदाउट कैटलिस्ट और ये विद कैटलिस्ट। हमें इन दोनों से कोई दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डिफरेंस है, ये डिफरेंस ये होता है एंथैल्पी चेंज। और बाकायदा ग्राफ में वैल्यू शो की हुई है, यहाँ 100 है और यहाँ 50 है। तो इस गैप में 50 और 100 के बीच में क्या गैप होता है, 50। और चूंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो -50। तो ये होगा ऑप्शन बी। तो बाकायदा हमें कैलकुलेशन पूरी ग्राफ से देखकर करनी थी। फिर इसके बाद है 92। 92 में कहा है कि अमोनिया इज मेड बाय ए रिवर्सिबल रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो रिएक्शन होता है जिसे आप सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं, ये वाली इक्वेशन हमें गिवन है और इसकी डेल्टा एच की वैल्यू -92 है। इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर इन दिस प्रोसेस। चूंकि रिएक्शन में आप देख रहे हैं रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स टोटल है 4 और प्रोडक्ट के हैं 2। प्रेशर बढ़ाने से वो साइड फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम हो, जो कि फॉरवर्ड साइड पर, यानी अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स कम है तो प्रेशर बढ़ाने से ज़्यादा अमोनिया बनेगा, विच इज ऑप्शन बी। अब 93 में आपके पास एक इक्वेशन लिखी है और उन्होंने उसके केपी का फॉर्मूला आपसे पूछा है। तो सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें ये इक्वेशन हमने आपको दी है वो है हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गोइंग टू फॉर्म CH3OH। तो अब केपी का फॉर्मूला होगा कि आप पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH न्यूमरेटर में रखेंगे और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिनोमिनेटर में होगा। और ये सारी कंडीशन पूरी हो रही है ऑप्शन सी में, तो वो हमारा सही जवाब है। फिर इसके बाद हमने कहा कि हाइड्राइड इज कंपोज्ड ऑफ इस कंपाउंड containing only 2 atom elements, one of which is hydrogen. Which element can form the greatest number of different hydrides? मेरे ख्याल में ये तो पूछने की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा हाइड्राइड्स कार्बन के होते हैं जिन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, पूरी ऑर्गेनिक में छाए हुए हैं और उसकी वजह वही है कि कार्बन की वैलेंसी सबसे ज़्यादा है और उसमें कैटिनेशन होती है। तो ऑप्शन ए। फिर एक कलरलेस सॉल्यूशन रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाउ इज दिस सॉल्यूशन एक्टिंग। तो अगर एक सॉल्यूशन को हम मैग्नीशियम से मिलाएं और वो सॉल्ट और वाटर हाइड्रोजन गैस बना दे, तो आप बताइए वो सॉल्यूशन कैसा एक्ट किया होगा। ये मशहूर रिएक्शन है मैट्रिक के साथ एसिड रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, इसलिए वो सॉल्यूशन किसी एसिड का होगा, विच इज ऑप्शन डी।
फिर हमने कहा विच मेटल हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड बाय इट्स ओर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से हमेशा वो मेटल हासिल किए जाते हैं जो बेतहाशा रिएक्टिव हो, और जो हमें गिवन लिस्ट दी गई है उसमें दी मोस्ट रिएक्टिव इज अल्कली मेटल सोडियम, और उसी को हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए डाउन सेल के जरिए हासिल किया हुआ है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 97, इसमें हमें एक चार्ट दिया गया है जिसमें कहा है विच वॉ करेक्टली डिस्क्राइब दी ऑक्साइड्स। याद रखना है कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और फिर दो मशहूर ऑक्साइड हैं एल्यूमिनियम और जिंक जो एम्फोटेरिक होते हैं। हमारे पास जो चार्ट दिया गया है उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। क्योंकि सल्फर नॉन मेटल है इसका ऑक्साइड एसिडिक होगा, मैग्नीशियम और पोटेशियम के मेटल ऑक्साइड है ये बेसिक होंगे, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मशहूर है वो एम्फोटेरिक होगा। ये ऑप्शन लास्ट वाले में गिवन है, तो डी इज द राइट आंसर। A non-metal element form oxides of the types XO2 and XO3. What is X? तो मेरा ख्याल है कि ऊपर वाले सवाल से भी हिंट मिल रहा है कि सल्फर के अंदर बहुत मशहूर ये खूबी है कि वो SO2 भी बनाता है और SO3 भी, और आपके सिलेबस में दोनों का तस्करा भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इस लिहाज से दी आंसर इज सल्फर, क्योंकि ना एल्यूमिनियम तो खैर एक ही ऑक्साइड बनाता है जो ऊपर लिखा हुआ है Al2O3। कार्बन के ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी सब जानते हैं, और हाइड्रोजन सिर्फ वाटर बनाता है H2O या H2O2 बनाता है, तो ये कंडीशन सिर्फ सल्फर पूरी कर रहा है। ऑप्शन डी है। 99 में मैंने एक रिएक्शन लिखा है जिसमें एल्यूमिनियम का रिएक्शन क्रोमियम 3 ऑक्साइड से है, जिसके नतीजे में क्रोमियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। हमारे सिलेबस का रिएक्शन है जिसे थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं कि इस रिएक्शन का मतलब है एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है क्रोमियम से, तभी वो क्रोमियम से ऑक्सीजन छीन लेता है। बिल्कुल सही बात है। ए सिमिलर रिएक्शन वुड आल्सो टेक प्लेस बिटवीन एल्यूमिनियम एंड आयरन 3 ऑक्साइड। इनफैक्ट हमारी किताब में आयरन 3 ऑक्साइड वाला ये रिएक्शन दिया हुआ है, और इसको हम थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। ये भी बात सही है। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं, सो सही जवाब हुआ ए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 100, what are the correct anode positive electrode and cathode negative electrode product when aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed using copper electrode। आपको याद आना चाहिए कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज करके अगर हम कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहलाती है, जिसे हम कॉपर की एक्सट्रैक्शन में किया करते थे। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता था, एनोड जो है वो ब्लिस्टर कॉपर का होता था, और वहाँ ऑक्सीडेशन होती थी और वहाँ कॉपर के आइंस बनते थे, और कैथोड पर ये कॉपर के आइंस कॉपर मेटल की सूरत में डिपॉजिट होते थे। इसका मतलब है एनोड प्रोडक्ट होगा एक्वस कॉपर 2 आइंस और कैथोड प्रोडक्ट होगा कॉपर मेटल। ए इज द राइट आंसर। तो सारे फैक्चुअल नॉलेज वाले सवाल हैं कि आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ये याद होंगे। अच्छा, विच पेयर ऑफ अल्कोहल्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब हमने यहाँ बहुत सारे अल्कोहल्स के नाम दिए हैं, आपको देखना ये है कि कौन से अल्कोहल के फॉर्मूले सेम हैं, कौन एक दूसरे के आइसोमर है। एक आसान तरीका ये है कि नाम से ही अगर हम कार्बन एटम्स की तादाद ही गिन लें तो भाई जिसमें कार्बन एटम की तादाद ही मैच नहीं कर रही होगी वो काहे के आइसोमर होंगे। तो अब पहला ऑप्शन देखिए, ब्यूटेन 1 ओल और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ओल। तो ब्यूटेन 1 ओल में 4 कार्बन होंगे, जबकि 2 डाइमिथाइल में 2 कार्बन आ गए डाइमिथाइल, और प्रोपेन में 3 आ गए, टोटल 5 कार्बन बना। ये तो सिर्फ आइसोमर ही नहीं होगा। इसी तरह आखिरी दो ऑप्शंस में भी आप कार्बन एटम देख लें तो वो मैच नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मैच कर रहे हैं ऑप्शन बी में ब्यूटेन 2 ओल और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। मज़ीद तसल्ली चाहिए हो तो आप इनके स्ट्रक्चर्स बनाइए, आपको खुद ही नज़र आ जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 2 ब्यूटानॉल या ब्यूटेन 2 ओल का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, और 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, आप फॉर्मूले देख लीजिए। फिर हमने कहा विच स्टेटमेंट अबाउट अल्कीन इज इनकरेक्ट। कौन सी बात अल्कीन के लिए सही नहीं है। ये कहना है कि अल्कीन बहुत जल्दी
पॉलीमराइज हो जाते हैं, ये तो सही है। अल्कीन रिएक्ट करते हैं ब्रोमीन से एडिशन रिएक्शन के जरिए, ये भी सही है। अल्कीन रिएक्ट करते हैं क्लोरीन से सब्स्टिट्यूशन के जरिए, ये सही नहीं है। डबल बॉन्ड वाले अल्कीन एडिशन रिएक्शन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। तो सी हमारे लिए सही जवाब हुआ 102। फिर इसके बाद 103 में कहा गया विच अल्कोहल कैन बी डिहाइड्रेटेड टू गिव टू प्रोडक्ट्स विच आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इनमें से कौन सा अल्कोहल ऐसा है जो डिहाइड्रेशन करने से दो प्रोडक्ट बनाएगा और वो दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। ऑप्शन ए में देखिए तो 1 ब्यूटानॉल में सबसे कोने वाले कार्बन पर OH ग्रुप है, तो ये तो जब भी डिहाइड्रेशन करेगा 1 ब्यूटीन बनाएगा, इसके अलावा कुछ बना ही नहीं सकता है। दूसरा स्ट्रक्चर 2 ब्यूटानॉल है, बी वाला। अगर आप इसमें डिहाइड्रेशन करेंगे तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन दोनों स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, इसका मतलब ये सही जवाब है। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 103। हमने इसे आपके सामने जिस तरह से बनाया है, आप इसे सीधा करके बना दें तो ये 2 ब्यूटानॉल है ऐसे, क्योंकि OH ग्रुप बीच में आ रहा है, तो जब हम इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो इस OH के साथ राइट साइड वाला हाइड्रोजन भी निकल सकता है और लेफ्ट साइड वाला भी निकल सकता है। ये और बात है कि हमने आपको बताया था कि सेटजेफ रूल के मुताबिक ये जो लेफ्ट साइड वाला हाइड्रोजन है ये निकलेगा और 2 ब्यूटीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, मगर 1 ब्यूटीन भी बनेगा और वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो एक प्रोडक्ट बनेगा ऐसे विच इज 2 ब्यूटीन और एक बनेगा ऐसे विच इज 1 ब्यूटीन, और ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। अब 104 में कहा सोडियम इथोऑक्साइड रिएक्ट करता है 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो बताइए जो नीचे हमने प्रोडक्ट के नाम, स्ट्रक्चर और इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनाकर ये कौन सी थी। तो भाई बात ये है 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है जो कि SN1 रिएक्शन फॉलो करते हैं, और SN1 रिएक्शंस के पहले स्टेप में हमेशा टर्शियरी कार्बोनियम आयन बनता है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो टर्शियरी वो 2-मिथोऑक्सी-2-मिथाइल प्रोपेन होगा। यानी ऑप्शन ए में जो चीज़ें दी गई हैं वो बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपके पास जो कंपाउंड है वो है 2-मिथाइल-2-क्लोरोप्रोपेन, ये बनता है स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्टेप, इसमें से क्लोरीन अलग हो जाए। जब क्लोरीन अलग हो जाए तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन बनेगा, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप यूँ लिख सकते हैं, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज और उससे पहले CH3 टेकन थ्राइस, ये हमारे ऑप्शन में दिया गया है। और फिर जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो जहाँ कार्बन पे प्लस चार्ज है वहाँ मिथोऑक्सी ग्रुप आके लग जाएगा, यानी प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, और ये भी हमारे ऑप्शन में दिया गया है। सो दिस इज ऑप्शन ए व्हिच इज द राइट आंसर। 105 व्हिच का स्टेटमेंट इज करेक्ट। चार में से कौन सी बात ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन फंक्शनल ग्रुप HCO, जी नहीं, ये तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, स्टेटमेंट रॉन्ग। इथेनॉइक एसिड विल रिएक्ट विद व्हेन कॉपर इज एडेड, कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है और ये वीक एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करता। इथेनॉल विल डीकलराइज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, जी हाँ, इथेनॉल एक्सलाइज होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट से और इथेनॉल बनाता है, ये स्टेटमेंट सही है। जबकि स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल इथानॉइड जो आपने बनाकर हमें दिया है वो इथाइल मीथानॉइड का है, तो लास्ट स्टेटमेंट भी गलत है, सिर्फ स्टेटमेंट सी सही है। 106 में हमें कहा गया है इथाइल प्रोपानॉइड इस रिफ्लक्स यानी हाइड्रोलाइज किया विद सोडियम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो अल्कोहल बना इसे हमने मिथाइल प्रोपानॉइक एसिड से रिएक्ट किया ताकि एक और एस्टर बना सके। उस दूसरे एस्टर का फॉर्मूला बताइए। इनकी बातों के हिसाब से चलते हैं, इथाइल प्रोपानॉइड बनाते हैं, दिस इज प्रोपानॉइड एंड दिस इज इथाइल। बेसिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, वो रिफ्लक्स कहलाती है, और उसके नतीजे में बनता है CH3 CH2, ये सोडियम प्रोपानॉइड और इथेनॉल। अब ये जो इथेनॉल बना है, इन्होंने कहा इस अल्कोहल को
आप मिथाइल प्रोपानोइक एसिड के साथ मिलाकर नया एस्टर बना दीजिए। ओके भाई, अब कौन सा वाला आपने हमें दिया है? मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके साथ किसको मिलाएं हम? इथेनॉल को। तो भाई ये रहा इथेनॉल। तो एस्टर में जैसे होता है ये पूरी चीज़ रिमूव हो जाती है, तो क्या चीज़ बनेगी? ये वाला एस्टर बनेगा। तो अब ये वाला एस्टर हमारे किस ऑप्शन में मौजूद है? ये वाला एस्टर हमारे ऑप्शन ए में मौजूद है। उन्होंने ऑप्शन ए में इसका स्ट्रक्चर उल्टा करके बनाया है, यानी जो इथाइल वाली साइड है वो राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड पे बनाई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आप इससे बच्चा खा जाए, मैं इसके स्ट्रक्चर को ऊपर बना दूँ, उल्टा बना दूँ तो भी ऐसी है। ये है ऑप्शन ए। फिर है हमारे पास कंपाउंड स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 107। इसमें हमें एक कंपाउंड दिया गया है और एक इक्वेशन दी गई है बेसिकली 107 में, और उसमें लाइन मॉडल बनाकर स्ट्रक्चर दिया गया है ऐसे, और हमसे कहा गया है कि बताइए इस रिएक्शन में किस रिएजेंट को हमने यूज़ किया है ताकि ये काम हो। तो घबराए बगैर अगर आप नोटिस करें तो जो कंपाउंड हमें रिएक्टेंट में दिया गया है जिसके कोने पर ये बना हुआ है, दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, और यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना हुआ है COOH। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, तो यू नीड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शंस देखेंगे तो ये सोल्यूशन कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड डाइक्रोमेट आइंस, चाहे वो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या सोडियम डाइक्रोमेट हो, कैन डू दिस थिंग। तो हमें जो चीज़ चाहिए वो ऑप्शन सी में मौजूद है। दिस इज सिंपली एन ऑक्सीडेशन ऑफ एन एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया कि 3 मिनट तो आपको सोचने में लग जाए। 108, इसमें भी कुछ इसी किस्म का एहतमाम हमने किया है। एक कंपाउंड दिया है जो हमने कहा लेमन ग्रास ऑयल में होता है, और उसको भी हमने लाइन मॉडल में बनाया है। अब आप उसके स्ट्रक्चर से देखकर ही आधी आपकी जान निकल जाए वो और बात है, वरना बहुत ही सिंपल सी बात है। ये बनाया, इन्होंने कहा कि मैंने इसके साथ पहला काम ये किया कि एक्सिस H2 यूज़ किया निकल की मौजूदगी में। क्या काम होता आता है? ये डबल बॉन्ड ख़त्म कर देता है। तो जब ये डबल बॉन्ड ख़त्म कर देता है, जो कंपाउंड बनेगा V, आप उसका स्ट्रक्चर उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन आप खुद गैस कर सकते हैं, दोनों डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएंगे। एक डबल बॉन्ड ये रहा और एक डबल बॉन्ड ये रहा, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा? ये जिसको हमने V कहा है वो स्ट्रक्चर ये होगा, दोनों डबल बॉन्ड ख़त्म हो गए। अब सिर्फ ये CHO रह गया, and CHO is the aldehyde group। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप hot concentrated acidified magnate 7 यूज़ करें अंडर रिफ्लक्स। ये hot concentrated acidified magnate 7 बेसिकली KMNO4 है, उसका आइन MnO4 को कहते हैं मैग्नेट 7। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो CHO को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? COOH। ऊपर वाले रिएक्शन में भी यही हुआ है। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो क्या होगा? डबल बॉन्ड ख़त्म पहले ही हो चुके हैं। अब यहाँ जहाँ पर CHO था वहाँ CO2H यानी COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ऑप्शंस में देख लीजिए, ये है ऑप्शन बी। है इस सवाल में हमने दो आपके साथ एक तरह से डॉट्स करने की कोशिश की है। एक तो ये है कि लाइन स्ट्रक्चर बना दिया है, तो अब लाइन स्ट्रक्चर बना दिया है तो आधे बच्चे तो इसके आदी नहीं है, इसलिए हमने कहा है कि जब भी ऐसे सवाल आप कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं ना, तो अच्छी प्रैक्टिस करें, इसे प्रॉपर तरीके से बनाना सीख लें, वरना एक नज़र में पता चल रहा है, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है ना किसी लाइन स्ट्रक्चर को समझने की। साफ दिख रहा था 2 डबल बॉन्ड है, पहले स्टेप में वो डबल बॉन्ड खत्म, इसलिए ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसमें डबल बॉन्ड होता वो हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं था, वो तो खैर दिए भी नहीं। अच्छा, उसके बाद CHO ऑक्सीडाइज होकर COOH बनेगा और कुछ बन ही नहीं सकता है, तो इसलिए सीधा सीधा सा आंसर भी हमारा सही जवाब हुआ। इसके बाद है 109, इसमें लिखा है इन विच स्पीशी आर दी
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल, जिसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन सेम हो। भाई तीनों के फॉर्मूले दिए हुए हैं, फुर्ती के साथ इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालिए और फिर चेक कीजिए कि इसमें किसमें ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। मिसाल के तौर पर बेरिलियम जो है वो न्यूट्रल बना हुआ है, उसमें 4 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे, और न्यूट्रॉन अगर हम गिनते हैं तो वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके गिनते हैं, 9 - 4 5 आएंगे, तो न्यूट्रॉन 5 है मगर इलेक्ट्रॉन तो 4 है, आउट हो गया। फ्लोरीन में भी नहीं बनेगी बात भाई, फ्लोरीन के प्रोटॉन 9 है और फ्लोरीन न्यूट्रल है तो इसके इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे, जबकि जब मैं 19 में से 9 माइनस करके न्यूट्रॉन निकालता हूँ तो वो 10 बनते हैं, उसको भी आउट कीजिए। सोडियम का कैटायन दिया हुआ है जिसके मुताबिक सोडियम के प्रोटॉन 11 होते हैं लेकिन Na+ में इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, और न्यूट्रॉन्स निकालें 23 - 11 तो 12 बन रहे हैं, उसको भी धक्का मारो। तो फिर आखिरी रह गया, उसमें ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज है और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं 8, और -2 का मतलब हुआ प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, और अगर मैं इसके न्यूट्रॉन निकालूँ 18 - 8 करके तो वो न्यूट्रॉन्स भी 10 बनेंगे, इसलिए मेरा सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी है 109 का। ऑक्सीजन 8, 18 - 2, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी 10 हैं और इसके न्यूट्रॉन्स भी 10 हैं, सो दिस इज माय राइट आंसर। 110 में लिखा है फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स ऑल कंटेन्स विच एलिमेंट, इन तीनों में कौन से एलिमेंट जरूर होंगे, तो इन तीनों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लाजमन होगा। प्रोटीन में एडिशनली नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन ये तीन तो दोनों में ही होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता, इसलिए सही जवाब है ए। 111, अच्छा अब 111 का ताल्लुक है आयनाइजेशन पोटेंशियल से। उन्होंने कहा है फर्स्ट 6 आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ 4 एलिमेंट A to D आर गिवन, विच एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी इन ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लॉजिक मैंने आपको ये बताई थी कि अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 1A में है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन अगर आप ग्रुप 1A के एलिमेंट से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट ऑर्बिट से निकलेगा विच हैज़ अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा होगी। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स में लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, उनकी तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी चाहिए, तो जो ग्रुप 2A के हैं उनकी थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर जो ग्रुप 3A के हैं उनकी फोर्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर जो ग्रुप 4A का है उसकी क्या निशानी होगी, उसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं, उसके 5वें इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो उसकी फिफ्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगी। तो डायरेक्ट देखिए फिफ्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला कॉलम कि किस एलिमेंट की फिफ्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा है, तो वो ऑप्शन सी है कि उसकी फिफ्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल 37,800 है, सो सी इज द राइट आंसर। In the extraction of aluminium by electrolysis, why is it necessary to dissolve aluminium oxide in molten cryolite? सबसे पहला ही सही जवाब है to reduce the very high melting point of electrolyte। हमें याद है 2050 होता है melting point aluminium oxide का, जिसे कम करके 950 बनाता है cryolite। So option A is the right answer। 113, a cheap carbon monoxide detector for a gas heater consists of a patch containing palladium chloride crystals. When carbon monoxide is present, the crystal turn from orange to black as the following reaction takes place। Equation दी गई है जिसमें palladium chloride जो ऑरेंज था वो ब्लैक कलर के palladium में कन्वर्ट हो गया है। Which is the element whose oxidation number decreases in this reaction? तो अगर आप इसमें हिसाब लगाएं तो प्लाडियम क्लोराइड ही जिसका तस्करा किया उसी पे पहला फोकस मार दें। प्लाडियम क्लोराइड पे प्लाडियम का चार्ज +2 है और जब वो मेटल बनता है तो उसका चार्ज 0 हो जाता है, तो +2 से 0 होने का मतलब है वो रिड्यूस हुआ है, तो प्लाडियम वो एलिमेंट है जो रिड्यूस हुआ है, ऑप्शन डी। फिर हमने कहा आपसे 114 में the dissociation of dinitrogen tetroxide into nitrogen dioxide is represented by the equation below। तो आपके सामने 114 में हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है N2O4 जो कि बनाता है 2NO2 और डेल्टा H की वैल्यू प्लस में है +57। तो उन्होंने आपसे सवाल किया कि द टेम्परेचर ऑफ एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द गैसेस इज इंक्रीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, will the volume of the mixture increases, decreases and why?
तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो हम सबको पता है ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होगा। जब फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होगा तो NO2 गैस ज़्यादा बनेगी। NO2 गैस का वॉल्यूम डबल है क्योंकि ये जो रेशो है कि N2O4 1 है और NO2 2 है। इसका मतलब है अगर इसका 1 डेसीमीटर क्यूब होता है तो इसके 2 डेसीमीटर क्यूब बनते हैं। तो यस, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऐसी चीज़ बनेगी जिसका वॉल्यूम रिएक्टेंट के वॉल्यूम के मुकाबले में डबल है, इसलिए वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ने की क्या वजह होगी? तो पहली वजह, देखिए आप सवाल को गौर से सुनिएगा, उन्होंने पहले पूछा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज, जवाब हो गया इंक्रीज होगा। अब जब पूछा है क्यों इंक्रीज होगा, इसलिए कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है और अगर एंडोथर्मिक है तो इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होगा, इसलिए बढ़ेगा। और फिर एक और बात भी है, जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा, वो भाई जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जिस भी बर्तन में ये रिएक्शन हो रहा है उसमें थर्मल एक्सपेंशन भी तो होगी, हीट करने से वो भी तो एक्सपेंड होगा। तो दोनों बातें हैं, इसके ऊपर चार्ल्स लॉ भी अप्लाई होगा क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर आपने लिखा हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर पर गैसेस को हीट करते हैं तो उनका वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। तो वॉल्यूम एक्सपेंड होने के दो रीजंस होंगे और ये दोनों बातें ऑप्शन बी में लिखी हुई हैं। द वॉल्यूम विल इंक्रीज बोथ बिकॉज ऑफ अ शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट, ये ली शटलियर प्रिंसिपल, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, दिस इज चार्ल्स लॉ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 115 में हमने आपसे पूछा है द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन वाज कैरिड आउट, और ये रिएक्शन अगर आप देखें तो मिथाइल इथेनॉएट NaOH के साथ मिलकर सोडियम इथेनॉएट और मिथेनॉल बनाता है। उन्होंने आपसे मिथेनॉल के बारे में पूछा है कि बताइए कौन सा ग्राफ ये शो कर रहा है कि रिएक्शन के दौरान मिथेनॉल किस तरह बन रहा है, क्योंकि मिथेनॉल प्रोडक्ट में है तो शुरू में तो मिथेनॉल होगा नहीं और उसके बाद उसका अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और जब रिएक्शन खत्म होने लगेगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से मिथेनॉल तो क्या, जब भी किसी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बनता है उसका ग्राफ हमेशा इस टाइप का होता है, विच इज ऑप्शन ए। तो ये हमारा सही जवाब हो गया। 116 में हमने आपसे कहा था फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियाई इंक्रीज। इन सब के पास इलेक्ट्रॉन्स 18 हैं, अगर आप इनके एटॉमिक नंबर से हिसाब लगाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। और हमने आपसे ये पूछा है कि बताइए इनमें किसका रेडियस कम, किसका ज़्यादा, किसका और ज़्यादा होगा। तो कम से ज़्यादा की तरफ जाना है। तो आप सबको पता है साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर। तो कैल्शियम जिसके ऊपर +2 का चार्ज है वो सबसे छोटा होगा, पोटेशियम जिसके ऊपर +1 का चार्ज है वो उससे थोड़ा बड़ा होगा, और ऑर्गन जो न्यूट्रल है वो सबसे बड़ा होगा। सो सी इज द राइट ऑप्शन। Bromomethane CH3Br is used as a fumigant to destroy insect pests in grains that is to be stored. It is made by the reaction of methanol with hydrogen bromide. Reaction दिया हुआ है, which type of reaction is this? तो ये वो रिएक्शन है जिसमें HBr OH को रिप्लेस करके उसकी जगह आता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं क्योंकि Br जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। When bromine reacts with propene in an organic solvent at room temperature, what is the mechanism by which the bromine attacks the propene? Propene डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, उसमें अगर ब्रोमीन ऐड होता है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस थे अल्कीन के, तो इनको कहा जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दोनों में रिएक्शंस के नाम पूछे हैं हमने। विच रिएजेंट कुड बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, आप गौर से देखें अगर तो एक हमारे पास है एल्डिहाइड, दूसरा हमारे पास है कीटोन, दोनों में OH ग्रुप भी लगा हुआ है मगर दोनों में से एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, और एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंक्शन करने के लिए हम फैलिंग रिएजेंट या फैलिंग सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। सो 119 जो है इट इज ऑप्शन डी। फिर 120 में आपको कहा गया है कि एक आइबोब्रूफिन इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर दे दिया। डॉट रिएक्शन वुड लीड टू इट्स फॉर्मेशन। तो अगर मुझे ये बनाना हो तो नीचे जितने भी रिएक्शन दिए हुए हैं उनमें से किससे ये बन सकता है? तो भाई बात ये है कि आपने नीचे के रिएक्शंस को गौर से देखा तो आपको एहसास ये हुआ कि इसमें बाकी सारे स्ट्रक्चर की ऐसी की तैसी, इस रिएक्शन के अंदर बीच में एक बेंजीन रिंग बना हुआ है, एक साइड पर एक अल्काइल ग्रुप है, दूसरी साइड पर जो अल्काइल ग्रुप है उसके आखिर में कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है CO2H, COOH को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। और हमें पता है CO2H किससे बनता है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो अगर आप ऑप्शन बी का स्ट्रक्चर देखें तो सारी बातें ऑप्शन बी के स्ट्रक्चर की हमारे आइबोब्रूफिन से मिलती हैं, सिर्फ एक बात में फ़र्क है कि उसके कोने पर CHO बना हुआ है यानी एल्डिहाइड ग्रुप। तो अगर इस एल्डिहाइड ग्रुप को हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा,
इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which isotope of an element in the third period of the periodic table contains the same number of electrons as same number of neutrons as sulfur? सल्फर में कितने न्यूट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको? 16। 32 माइनस 16 16 होंगे। तो इनमें से देखिए किसमें 16 न्यूट्रॉन है, तो वो फॉस्फोरस में है। उसका मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, 16 जवाब आएगा। सो द आंसर इज डी। It is often said that the rate of typical reaction is roughly double by raising the temperature by 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये थंब रूल है हमारा, जो चैप्टर 8 फर्स्ट में पढ़ते थे। ऐसा क्यों कहते हैं? तो इसकी वजह ये है कि हम ये कहते हैं कि जब आप टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो किसी भी रिएक्शन में मौजूद मॉलिक्यूल्स की जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी हो उनकी तादाद डबल हो जाती है, जो कि लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है। रेजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड डबल्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन ए थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो दिस इज again D. Acetylene react with water in the presence of mercurous sulfate and sulfuric acid. Which one of the following product is formed? ये रिएक्शन था इथाइन और पानी का रिएक्शन। इसके नतीजे में इथानल बनता है। इथानल इज एसिटाल्डिहाइड। सो 123 में ऑप्शन सी है एसिटाल्डिहाइड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? इन चारों ऑप्शंस में से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऑप्शन डी। ज्योमेट्री ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टेट्राहीड्रल होगी। ऑप्शन बी। आसान वाले आ गए कुछ क्वेश्चंस। 126 व्हेन हीट ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाता है। ए। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड याद होनी चाहिए 7.3 होती है, विच इज ऑप्शन सी। 128 हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इनमें से कौन से रिएक्शन से हाइड्रोजन बनता है? व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर। ऑप्शन ए। 129 ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए जो हमारे पास हेसेन-क्लेवर प्रोसेस है, 4 इक्वेशन आदि दी हुई है, उनमें से कौन सी वाली इक्वेशन सही है? तो इक्वेशन ए, जिसमें लिखा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को अगर ऑप्शन ए इज द आंसर। 130 When an element can exist in more than one crystal structure, इसको एलोट्रॉपी कहते हैं। जब एलिमेंट स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करे वो एलोट्रॉपी है। कंपाउंड या क्रिस्टलाइन कंपाउंड करें तो वो पॉलीमॉर्फिज्म भी कहलाता है। खैर वो तो खैर यहाँ ऑप्शन में भी नहीं था, इसलिए कंफ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए कोई। सी इज द राइट आंसर। फिर हमने कहा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, जिसका मतलब है डी इज द राइट आंसर, विच इज नन ऑफ दीज। रेडियोएक्टिव आइसोटोप हाइड्रोजन का ट्राइटियम कहलाता है। 132 इसमें ऑप्शन है सी। 133 में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज बाय, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाने से बढ़ जाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 134 a reaction is entirely independent of the concentration of reactant molecules is called zero order reaction, which is option C। 135 a solution has 9 pOH, तो इसकी pOH क्या होगी? pOH plus pOH 14 होती है। तो अगर pH plus pOH 14 होती है तो फिर pOH से अगर मुझे pH निकालनी है तो मैं 14 में से pOH माइनस करूंगा तो मुझे pH मिल जाएगी, और ये आंसर आएगा 9, सॉरी ये आंसर आएगा 5। फिर इसके बाद है 136। 136 कहता है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन एट कैथोड। अगर हम एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो यहाँ हाइड्रोजन लिखा है, ऑप्शन डी। 137 इथाइलिन रिएक्ट विद अल्कलाइन KNO4, तो इससे ग्लाइकॉल बनता है 1,2 इथेनडाइल, दैट इज ऑप्शन डी। 138 7-8 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में 6 एलिमेंट्स हैं, नोबल गैसेस हैं 6, तो 6 एलिमेंट है, ऑप्शन ए। फिर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में -1 होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑप्शन डी। 140 the number of electrons present in energy level is given by formula 2n square, which is option A। ये हमारे तमाम जवाबात हो गए मॉक टेस्ट 2 के। तो अब ये आप देख सकते हैं, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं ग्रुप पर। थैंक यू वेरी मच।